हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 40th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में अगर हम कंपाउंड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ हमने सबका आईयूपीएसी नेमिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो आईयूपीएसी नेमिंग है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे आगे कंपाउंड्स हम लोग को पी ब्लॉक में भी देखने को मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टीचर्स द्वारा जनरली नहीं सिखाया जाता है और इस वजह से स्टूडेंट्स को 90 to 95% स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग और उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे याद रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम आपको बहुत इजी लगेंगे। Now, before starting this lecture, let us discuss the PDF which was given at the end of lecture number 39, intermolecular forces of attraction में डायपोल डायपोल से लगा के इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन दैट इज लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे। तो आप भी वो पीडीएफ ओपन कर लीजिए। पीडीएफ का नाम है एनओसीबी लेक्चर 39 क्लास वर्क। ठीक है, एक ही पीडीएफ दिया था, इसमें 6 ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1, which of the following intermolecular forces of attraction are responsible for liquefaction of N2? ना N2 क्या है बच्चों? नॉन पोलर गैस है। तो अगर दो नॉन पोलर गैसेस हो गए N2 और N2 के मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई करना है तो डेफिनेटली इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी, दैट इज लंडन फोर्सेस। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, NO3 क्या है? एक आयन है। अनायन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयन लिखेंगे। ठीक है, अनायन तो है ही, आयन भी। तो अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्या ये डायपोल है? हाँ, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, तो ये आयन और ये क्या है? डायपोल। आयन डायपोल, वो तो राइट है, बट उन्होंने बोला है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा हमारे लिए। HF क्या है बेटा? पोलर है, दैट इज डायपोल है, और इवन NH3 में भी क्या होता है? डायपोल होता है। सो ये क्या हो जाएगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। वो भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो करेक्ट है, उन्होंने नॉट करेक्टली मैच बोला है। CF4 जो है बच्चों वो क्या है? नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट जो होगा जीरो होगा, मैंने डायपोल मोमेंट निकालना सिखाया था। HF क्या है बच्चों? पोलर है। तो ये पोलर है और ये इसके अंदर पोलरिटी इंड्यूस करेगा। सो क्या लिखेंगे? डायपोल इंड्यूस डायपोल होना चाहिए। तो उन्होंने डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोला है, जो कि गलत है कि सही है? गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट वाला ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। H2 क्या है बच्चों? नॉन पोलर है, और HF क्या है? डायपोल है। तो ये इसके अंदर क्या करेगा? इंड्यूस करेगा डायपोल को। तो इसका आंसर आना चाहिए डायपोल इंड्यूस डायपोल। ऑप्शन डी भी राइट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो नॉट करेक्टली मैच्ड है? वो है ऑप्शन सी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3, the forces of attraction which are responsible for liquefaction of inert gases. Inert gases मतलब non polar, और उनके liquefaction के लिए responsible कौन है? London forces, that is option B. Question number 4 जो है वो ऑलरेडी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। More is the branching, less is the boiling point, because surface area कम होगा, London forces भी कम हो जाएंगे। Arrange the following molecules in order of strength of London forces. तो definitely first का सबसे ज्यादा होगा, second का कम और third का सबसे कम। क्यों? More is the branching, less is the boiling point. Less is the boiling point मतलब less is the molecular force of attraction. Next आता है fifth one. Naphthalene is an organic compound containing two fused benzene rings. Okay. Naphthalene तो बेटा non polar है. It is solid. The force of attraction which is responsible for its physical appearance is. It has to be non polar. Non polar मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है, कौन सा? वैन डर वाल्स फोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा वैन डर वाल्स फोर्स मतलब ये जो पांचों के पांचों लास्ट लेक्चर में बताया था सब वैन डर वाल्स फोर्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जनरली आयनिक बॉन्ड बोलेंगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अलग टाइप का था। नन ऑफ दिस, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मिक्सचर दिया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है। CCl4 क्या है? नॉन पोलर है, प्लस HF क्या है? डायपोल है। तो इसका आंसर आना चाहिए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इसका आंसर आ जाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, है ना? ये इसका आंसर आना चाहिए। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मतलब फर्स्ट का ए का आंसर क्या आ जाएगा? ए का आंसर हो जाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ए का मतलब ई हो जाएगा।
ये ए। नेक्स्ट होता है बी, एच एफ। एच एफ क्या है बच्चों? डायपोल है। एच एफ अगर डायपोल है, NO3 माइनस क्या है? आयन। तो इसका बोलेंगे आयन डायपोल। आयन डायपोल मतलब आर हो जाएगा। सो बी का आंसर आ जाएगा आर। सी, CCl4 क्या है बच्चों? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। एंड CO2 भी क्या है? नॉन पोलर है। सो नॉन पोलर होगा तो डेफिनेटली लैलिन फोर्सेस आएगा, तो सी का क्या आ जाएगा? पी। एंड डी की बात करें, CO2 क्या है? नॉन पोलर है। CO2 नॉन पोलर है, और क्लोरोफॉर्म अभी आज ही सीखा था अपन ने, CH3, ये वाला क्या है? डायपोल है। तो डायपोल, इंड्यूस डायपोल आएगा, तो इसका मतलब इसका भी टी हो जाएगा। तो डी का क्या आ जाएगा वापस? टी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द solution of PDF which was given at the end of lecture number 39, जिसमें हमने पूरे के पूरे सेकेंडरी बॉन्ड्स को कंप्लीट किया था। तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करें, दैट इज नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। में बहुत ही अच्छे से स्लोली एंड स्टडीली सिखाऊंगा आपको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी नेम करना आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी यहाँ से लेके लास्ट तक लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज आगे जितने भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड ब्लॉक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, उनको रेडॉक्स में भी, मोल कंसेप्ट में भी, उन सबको आपको समझना है। तो बेटा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना और इसको बार बार आप लोग को रिवाइज करना है बेटा ना। अगर हम बात करें किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली दो पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक होता है कटायन और दूसरा होता है बच्चों अनायन। तो जनरली किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सेकंड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज अनायन एंड कटायन रिस्पेक्टिवली। जो कटायन वाला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, जो कटायन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसके लिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और दूसरा जो अनायन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो हर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जनरली क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं, कटायन एंड अनायन। जैसे NaCl की बात कर ले बच्चों, तो Na+ क्या है? कटायन है, एंड Cl- क्या है? अनायन है। अगर हम बात करें सबसे पहले कटायन के बारे में, तो जनरली जो कटायन होता है वो क्या होता है? या तो मेटल होगा, क्योंकि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाना, तो मेटल्स होंगे, या फिर पॉलीएटॉमिक आयन होगा। ठीक है ना, मतलब जिसके ऊपर बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इट इज जनरली, सी व्हेन आई यूज द वर्ड, सॉरी इट इज व्हेन आई यूज द वर्ड जनरली, मतलब 99% केसेस में ट्रू, जनरली इट इज अ मेटल, इट इज अ मेटल और पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक इन नेचर। ठीक है, आपने देखा होगा इनका जो नाम होता है उसके लास्ट में जनरली क्या आता है? IUM आता है। जनरली नेम एंड्स विथ, जनरली द नेम एंड्स विथ IUM। इनके नाम में जनरली क्या आता है? IUM आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, Na+, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, K+, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, Mg2+, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। ये हो गए सब मेटल, सिंगल मोनोएटॉमिक हो गए। पॉलीएटॉमिक का बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज NH4+, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम। ठीक है ना, ये भी पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम्स है। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम्स होंगे। एंड PH4 भी हम लोग ले सकते हैं, जिसका नाम है फॉस्फोनियम। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों किसका पार्ट? कटायन का पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनायन की, तो अनायन जो होता है इसके ऊपर जनरली क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अनायन जो होता है वो कौन कौन हो सकता है? या तो नॉन मेटल होगा या फिर ऑक्सी अनायन होगा। ठीक है, या तो नॉन मेटल होगा या फिर ऑक्सी अनायन। अभी ये क्या होता है सर, बताओ जरा। सो जनरली
जनरली नॉन मेटल, जनरली क्या होगा, नॉन मेटल और ऑक्सी अनायन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सी अनायन बच्चों? ऑक्सी अनायन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो प्लस उसके साथ में नॉन मेटल हो। आई गिव यू द एग्जांपल, डोंट वरी। जनरली क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन हो, नॉन मेटल दोनों साथ में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी अनायन। ये सब नाम बेटा याद करते चलो, आगे हमको बहुत काम आएंगे। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दिस एज नॉन मेटल में Cl माइनस है, Br माइनस है, O माइनस 2 है। ऑक्सी अनायन में वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ NO2 माइनस, NO3 माइनस एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स है किसके, अनायन के। जनरली इसका जो नाम होता है, जनरली नेम एंड्स विथ, इसमें से बेटा तीन हो सकते हैं। या तो नाम के अंत में IDE आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, IDE आएगा, या फिर नाम के एंड में ITE आएगा, या फिर नाम के एंड में ATE आएगा। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आएगा। अभी हमको कैसे समझेगा सर कौन सा वर्ड आएगा? अगर सिर्फ नॉन मेटल है, ओनली नॉन मेटल, अगर सिर्फ नॉन मेटल है तो क्या आएगा, IDE आएगा। सिर्फ नॉन मेटल है तो, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल है तो क्या आएगा, IDE आएगा। यहाँ पे ऑक्सी अनायन होगा, ऑक्सी अनायन होगा, तब वर्ड में क्या आएगा, ITE। और ऑक्सी अनायन में जो नॉन मेटल होगा, ऑक्सीजन नहीं है बेटा, ऑक्सीजन तो जो है ऑक्सी अनायन में होना ही है, जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अगर मैं 8 की बात करूं तो ये भी बेटा किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑक्सी अनायन के लिए एप्लीकेबल है, ऑक्सी अनायन के लिए ही एप्लीकेबल है। बट इसमें जो नॉन मेटल होगा वो किस में होना चाहिए बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल होगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे जो नॉन मेटल होगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सर ऐसे नहीं समझ रहे, कोई एग्जांपल्स देके बताओ। तो बेटा इसके एग्जांपल्स देखिए ध्यान से। इसका अगर मैं Cl माइनस बताऊं तो क्लोरीन, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन, Cl माइनस हो गया तो ये हो जाएगा क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये सिंपली क्या है, नॉन मेटल्स ही है। अगर मेरे पास में O माइनस 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। N माइनस 3 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, एंड सो ऑन। ये सिंगल नॉन मेटल्स है। बट अगर मैं ऑक्सी अनायन की बात करूं, जैसे अगर ये वाले की बात करते हैं, इसमें नाइट्रोजन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या इसमें ऑक्सीजन और नॉन मेटल है, हाँ, ऑक्सीजन और नॉन मेटल है, हाँ। यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है नॉन मेटल, बराबर है। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। ये सब आपने स्कूल में सुना होगा, बट इन सब के रीजंस नहीं बताते आपको। वहां पे आपको बोला जाता है इसको टेबल को याद करो, फिर वो क्रॉस करने वाले फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं NO3 माइनस की, तो NO3 माइनस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि देखो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, SO3 माइनस 2, बेटा इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में है। और एक जो और होता है SO4 माइनस, जो आपने पढ़ा होगा, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट। यहाँ पे सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो लोअर होगा ऑक्सी अनायन तो उसमें ITE आएगा, और हायर होगा तो उसमें क्या आएगा बच्चों, 8 वर्ड आएगा, ठीक है ना। ये होने के बाद लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी मैंने सिर्फ कटायन और एनायन का जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर कटायंस। रूल्स फॉर कटायंस, कटायंस के लिए प्रॉपर रूल्स क्या है। कटायंस के लिए बहुत आसान काम है बेटा, थोड़ा अनायंस में थोड़े केसेस थोड़े डिफरेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है। कटायन बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर हम बात करें रूल्स फॉर कटायंस की, तो सबसे पहला रूल है, इफ कटायंस विथ फिक्स्ड वैलेंसी, कटायंस विथ फिक्स्ड वैलेंसी। तो बच्चों अगर कटायन का वैलेंसी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब नॉन चेंजिंग है, चेंज नहीं होता है। जैसे आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ Na+ है, ठीक है ना, एग्जांपल, इसका वैलेंसी चेंज नहीं होता है। K+ है, ग्रुप 1 के जितने भी होते हैं, Rb+ है। उसके बाद में वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ग्रुप 2 में Mg2+, Ca2+, इनकी वैलेंसी कभी चेंज होती नहीं है। पॉलीवेलेंट की बात करें तो Na+ है, PH4+ है।
तो इनको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कटायंस विद फिक्स्ड वैलेंसी। जनरली इनके नाम में क्या आता है, IUM आता है जनरली, ठीक है। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम लोग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, इसका नाम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसका नाम कैल्शियम, इसका नाम अमोनियम, ठीक है। ये सब हो गया बेटा कटायंस विद फिक्स्ड वैलेंसी। नेक्स्ट कटायंस विथ वेरिएबल वैलेंसी, मतलब जिनका वैलेंसी क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अभी तो जो 9th स्टैंडर्ड का भी जो सिलेबस चेंज हो गया बेटा, उसमें भी कॉपर के +1 +2 है, आयरन के भी +2 और +3 के कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स उन्होंने देना शुरू कर दिया बेटा। तो ये आपको 9th स्टैंडर्ड से ही बेटा वेरिएबल वैलेंसी का एक इंट्रोडक्शन मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, वैलेंसी दिखा रहा है, तो जो लोअर वैलेंसी होगा या फिर लोअर वैलेंसी होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उसके नाम के एंड में अस आएगा, अस, ठीक है। और हायर वाला होगा हायर वैलेंसी, तो उसके नाम में क्या आएगा, एक। ये सब बेटा रूल्स है, आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। जैसे आपने IUPAC में पढ़ा था वैसे कोई रूल्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स थे, लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करो, यहाँ पे लोएस्ट लोग कैन रूल था, ठीक है ना। तो वो सब यहाँ पे कुछ नहीं है। FMS वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन, इतना सब टाइम भी नहीं लगना है, एक ही लेक्चर में पूरा खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर मैं बताऊँ आपको, मेरे पास में Fe2+ है, ठीक है, और समझो Fe3+ भी है। तो आप मुझे बताओ बेटा, इसको फेरम बोलते हैं, Fe मतलब फेरम। तो Fe2+ है और Fe3+ है, तो ये लोअर हो गया और ये हायर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग किया जाता है, ठीक है। आई गिव यू मोर एग्जांपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, प्लीज इनको बेटा रिवाइज करते रहना टाइम पे। Cu+1 Cu+2, इसको बोलेंगे क्यूप्रस, ठीक है ना, और इसको क्यूप्रिक। तो ये फ्यूचर में बेटा कभी में आ रहा, अगर हम लोग बोला क्यूप्रिक का फॉर्मूला क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा, तो वो सब फॉर्मूला बनाने आपको आना चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं Sn+2 Sn4+, इसको क्या बोलेंगे, स्टेनस, इसको क्या बोलेंगे, स्टेनिक, क्या बोलेंगे इसको, स्टेनिक, ठीक है। आई गिव यू मोर एग्जांपल्स, Pb+2 प्लम्बम, इसको Pb+4, चलो इन दोनों के नाम लिखो। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्सेनिक, As+3 As+5। उसके बाद नेक्स्ट वाला Hg2+, Hg2+, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना, ये जेई में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, और Hg+2, ठीक है। चलिए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इन सबके नाम लिखिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नाम लिख दिए। चलो आंसर चेक करते हैं। इसका जो नाम है बेटा प्लम्बस हो गया, प्लम्बस, ठीक है, प्लम्बस, इसका नाम प्लम्बिक। नेक्स्ट आर्सेनस, आर्सेनस, इसका नाम आर्सेनिक। बच्चों ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी जो है वो +1 में ऐसे सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे ना कि मुझे Hg+1 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, Hg+1 जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो हमेशा ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। Hg2+, मतलब एक Hg+1 दूसरा भी Hg+1 बॉन्ड बनाएंगे, दोनों के पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड बनाएंगे तो 2 Hg मिलेंगे, एक के ऊपर भी +1 दूसरे के ऊपर भी +1, तो Hg2 दोनों के ऊपर +1 मिला के Hg2+। तो याद रखना ये कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे अपने को डीएनए ब्लॉक में भी वापस बताऊंगा मैं ये। इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, इसका नाम मर्क्यूरिक। तो याद रखना Hg2+ को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक, और Hg+1 मतलब Hg+1 तो होता नहीं है, Hg2+ को ही क्या बोला जाता है, मर्क्यूरस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट इंट्रोडक्शन है,
अभी हम लोग अनायन के रूल्स पढ़ेंगे, अनायंस के क्या रूल्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हमारे पास में FeO है, ठीक है, और Fe2O3 है, तो इनको कैसे नेमिंग किया जाता है देखते हैं। यहाँ पे जो Fe है वो +2 में है और ऑक्सीजन जो है वो -2 में है। यहाँ पे जो Fe है वो +3 में है और क्रॉस कर सकते हैं आप, ये -2 है ना। तो अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि इसका नाम क्या होना चाहिए, O-2 को तो बेटा हम ऑक्साइड बोलते हैं और Fe2+ भी और +3 भी है, तो मुझे था बेटा इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स जो आपको ऐसा तरीके से पूछा जाता है तो बहुत बार स्टूडेंट्स बेटा फॉर्मूला ही नहीं लिख पाते, तो क्वेश्चन आगे क्या सॉल्व करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द ओल्ड वे ऑफ नेमिंग द कंपाउंड, और आज भी ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अगेन आई टेल यू, आज भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसका नया नाम करने का भी तरीका है ऐसे। आप मुझे Fe को बेटा हम लोग आयन बोलते हैं, आयन। आयन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, तो रोमन नंबर 2 लिखा जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ऑक्साइड। ये बेटा नया तरीका है, ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों तरीके सीख लो बच्चों, बिकॉज आज भी इस नए से ज्यादा पुराना वाला ही चल रहा है। ओल्ड इज गोल्ड ना बेटा बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोलेंगे, आयन, रोमन नंबर 3, ठीक है ना। स्टॉक नोटेशन हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, यस, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो ये बेटा नया तरीका है, बट मैं आपको वापस बोलूंगा स्टूडेंट्स, इस नए तरीके को आप थोड़ा कम प्रेफरेंस देना, ये ओल्ड तरीके को ज्यादा प्रेफरेंस देना, बिकॉज आज भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन में नए तरीके को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। मे बी नेक्स्ट ईयर 5 नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स 10 इयर्स में हो सकता है कि इसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस दें, बट आज के डेट की बात करें तो हम लोग सबसे ज्यादा ओल्ड को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर अनायन, रूल्स फॉर कटायंस हो गया, उतना ही था। रूल्स फॉर अनायन की बात करें तो अनायन में बेटा हमारे पास में थोड़े केसेस है। केस 1 की बात करेंगे, ओनली नॉन मेटल है, ठीक है ना, ओनली नॉन मेटल है। केस 2 में बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी अनायन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बेटा टाइप ए बन देता है, केस ए में बेटा टाइप ए, ठीक है ना। केस ए में टाइप ए की बात करें तो इसमें बेटा एक ही नॉन मेटल होगा, ओनली वन नॉन मेटल। एक ही नॉन मेटल अगर होगा तो क्या होगा बेटा, ठीक है। तो इसका बेटा हम लोग एग्जांपल से शुरू करते हैं। इमेजिन करो हमारे पास में कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, हमको पी ब्लॉक में काम आएगा। C-4, ठीक है ना, कार्बन के ऊपर -4 का चार्ज है, तो मुझे था अनायन है, तो बेटा इसके नाम में क्या आएगा, IDE आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बाइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास में N-3 आ सकता है। N-3 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइड। ना स्टूडेंट, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मेरे पास कभी N3- आ जाए, ठीक है, इसको अलग से याद रखना, N3- आ जाए तो इसको हम लोग अजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अजाइड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फॉस्फोरस, तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फाइड। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फाइड, ठीक है। N3- को अलग से याद रखना, N-3 है और ये 3 नीचे है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अजाइड, जो मैं आपको मोल कंसेप्ट में भी पूछा था, ठीक है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में बेटा बहुत सारे हैं। O के ऊपर अगर -2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। O के ऊपर 2-2 इस तरीके से है, ठीक है ना, तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज होगा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, पेरोक्साइड। उसके बाद में O2-1 होगा तो इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड बोलेंगे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सल्फर के, ऑक्सीजन में बेटा सल्फर भी आता है, ठीक है, तो S-2 को क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड, ठीक है। उसके अलावा H2 इसको पैरोक्साइड नहीं बोलना है, पैरोक्साइड इज ओनली फॉर ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड,
डाई सल्फाइड, H3 2 माइनस को क्या बोलेंगे, ट्राई सल्फाइड, ट्राई सल्फाइड। इसके बाद में अगर हमारे पास में Fe2 माइनस है तो इसका नाम पता है, सिलेनियम होता है, तो सेलुराइड। और अगर हमारे पास में टेलुरियम है तो इसको क्या बोलते हैं, टेलुराइड, टेलुराइड। जैसे लास्ट में बेटा आईडी तो लगाना ही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैलोजन फैमिली की, ऑक्सीजन फैमिली के बाद कौन सा फैमिली आता है, हैलोजन फैमिली। ये तो बहुत आसान है, ये सबको आता होगा। हैलोजन फैमिली में बेटा हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं हलाइड, ठीक है। तो अगर हमारे पास में फ्लोरीन F माइनस है तो फ्लोराइड, Cl माइनस है तो क्लोराइड, Br माइनस है तो ब्रोमाइड, और I माइनस है तो आयोडाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको क्या रखने हैं, नाम याद रखने हैं। ये हमारे आगे बहुत ही ज्यादा क्या आने वाले हैं, काम आने वाले हैं, ठीक है। तो C4 माइनस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बाइड बोलेंगे। ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे वैरायटीज थे, मैंने एक एक करके बता दिया। इसको अलग से बेटा कलर पेन से, दूसरे कलर पेन से लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा केस 1, जिसमें टाइप ए में हमने क्या डिस्कस किया, ओनली नॉन मेटल ना। अगर हम बात करें टाइप बी, तो मोर देन 1 नॉन मेटल, एक से ज्यादा अगर नॉन मेटल होंगे तब बेटा कैसे नेमिंग करेंगे। तो जैसे आई कैन गिव यू एग्जांपल इज ऑफ OH माइनस हो गया, समझो इसमें एक से ज्यादा नॉन मेटल हो गया, OH माइनस, उसके बाद में SH माइनस, उसके बाद में Cn माइनस, ठीक है। तो OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। SH माइनस को बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड। Cn माइनस को साइनाइड, NC माइनस को आइसोसाइनाइड। ये सब आपको नाम धीरे धीरे बेटा 2-3 बार रिवाइज करके याद करना है सबको। उसके बाद में अगर हम बात करें HCl माइनस की, तो थायो, HCl माइनस को क्या बोलेंगे, सल्फर से शुरू हो रहा है, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। उसके बाद में NCS माइनस की आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया बेटा हमारा टाइप बी। टाइप बी में क्या होगा, मोर देन 1 नॉन मेटल, एक से ज्यादा अगर नॉन मेटल होगा तो सर वो CO3 2 माइनस ये सब तो आपने लिया ही नहीं बेटा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 2 में आते हैं, वो ऑक्सी एनाइन में आते हैं। सो केस 2 इज गोइंग टू बी व्हाट, केस 2 इज गोइंग टू बी फॉर ऑक्सी एनाइन बेटा, ठीक है। ऑक्सी एनाइन के लिए होगा वो, ऑक्सी एनाइन, ठीक है। ऑक्सी एनाइन मतलब क्या, ऑक्सीजन और उसके साथ में क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है। चलिए तो ये डिस्कस करते हैं। अभी इसमें एकदम सिंपल है, अगर आपका नाम कंपाउंड का बेटा अस एसिड है, क्या है, अस एसिड है, और उसमें से अगर हम लोग H निकाल लेते हैं या फिर H निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, अस एसिड में से जितने भी हाइड्रोजन है सब निकाल लेते हैं, तो नाम के एंड में IT ही आएगा, ठीक है। और अगर एक एसिड है, क्या है, एक एसिड है, उसके हाइड्रोजन निकाल दिए जाते हैं तो नाम के एंड में 8 आएगा। सर नहीं समझा ये, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल, आप सबको पता है इस एसिड का नाम क्या है, सर इसका नाम तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से बेटा तसल्ली से सीखेंगे अपन आराम से। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर मैं इसके H निकाल दूं सब, तो ये SO4 -2 हो जाएगा। 2 H निकालेंगे तो 2 माइनस आएगा बेटा, एक H निकालेंगे तो 1 माइनस आएगा, ये तो पता होना चाहिए सबको। इसके नाम में क्या था, एक था ना, एक था, तो बचे बताओ, एक था, तो नाम के एंड में क्या था, एक एसिड था ना, तो 8 आएगा वर्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट। तो इस अनायन का नाम हो जाएगा सल्फेट आयन। सब में बेटा आयन वर्ड तो लगाना है, बिकॉज चार्ज है तो आयन तो आना ही आना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इस एसिड के बारे में, H2SO3, तो इसको नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड के अंदर से बेटा मैंने अगर सब H निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, SO3 2 माइनस हो जाएगा। तो आप हो जाता बेटा, इसके नाम में क्या था, अस एसिड था, अस एसिड था, तो नाम के एंड में जो अनायन बनेगा उसमें IT आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
सल्फाइट आयन, ये हो जाएगा आपका सल्फाइट आयन। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चों, H2CO3 ये आपके कोल्ड ड्रिंक में होता है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अभी आप लोग इसका नाम सोचो, एक ये ले लो, उसके बाद में HNO3, HNO2, HNO2 को बेटा नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो HNO2 में से H निकल जाएगा तो NO2 माइनस आ जाएगा, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसके अगर से बेटा H निकल जाएगा तो ये NO3 माइनस आएगा। वैसे ही अगर मैं H3PO4 जिसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, इसके अंदर से 2H निकालूंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 3H निकालूंगा तो PO4 3 माइनस आ जाएगा। H3PO3 को फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, इसके अंदर से अगर मैं तीनों के तीनों H निकाल दूंगा, तीनों के तीनों H तो इसमें से निकलेगा नहीं, बिकॉज ये तीनों के तीनों H दे भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका वाला पार्ट रहने देते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि इसके तीनों के तीनों H नहीं निकलेंगे। तो फर्स्ट ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करिए, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए, तो आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा, एक आया तो कार्बोनेट आयन, ठीक है। वर्ड आयन लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी है बेटा, क्योंकि आयन वर्ड आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये ब्रोमाइड मत बोलो, इसको ब्रोमाइड आयन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाइट्रस है तो नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट, ठीक है। इसका नाम क्या होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड है तो क्या आ जाएगा, नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं फॉस्फोरिक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेट आयन। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ऐसे और भी थोड़े एग्जांपल्स हैं। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमको कैसे मालूम पड़ता है कि ये अस एसिड है कि ईक एसिड है। मन में सवाल आया होगा ना कि सर इसको सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको सल्फ्यूरस एसिड ही क्यों बोलते हैं। तो उसका भी रीजन है, मैं नेक्स्ट बोर्ड पे समझाने वाला हूँ। आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो बिफोर स्टार्टिंग कि कब ईक एसिड आता है कब अस एसिड आता है, so उसके पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद दैट पार्ट। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास में कभी भी पॉलीवैलेंट अनायन हो, लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू हैव पॉलीवैलेंट अनायन और उसमें अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन एटम, तो उसको बेटा हम लोग नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लगा देंगे, बाई। क्या लगा देंगे, बाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको सल्फाइड बोलते हैं। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या, पॉलीवैलेंट अनायन मतलब क्या, जिसके अंदर एक से ज्यादा वैलेंसी हो। तो ये देखो वैलेंसी कितना है इसका, -2 है ना, तो एक से ज्यादा वैलेंसी है, तो इसमें अगर अपन H ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा HSO3 -1 हो जाएगा, -2 से, क्योंकि एक H प्लस हो गया ना तो कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाम में क्या लग जाएगा आगे, बाय। सो इसका नाम हो जाएगा बाय सल्फाइड आयन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट्टा मारते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि बाय वर्ड कब आता है। तो बाय वर्ड इस तरीके से आएगा। तो मुझे था ये भी पॉलीवैलेंट है, -1 से ज्यादा होना चाहिए, तो सल्फेट आ जाते हैं। इसको अगर मैं एक H ऐड कर दूं तो HSO4 -2 बचेगा कि -1, परफेक्ट, -1। तो इसके नाम में क्या, इसका नाम अगर मैं पूछ ले तो क्या बोलेंगे, बाय सल्फेट आयन। ये बेटा कार्बोनेट आयन है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक H ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा बाय कार्बोनेट, ठीक है ना। 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं सोडियम बाय कार्बोनेट, पता नहीं वर्ड बाय क्यों आता है, वो H है इसके लिए, पर उसका रीजन क्या है, इस तरीके से उसको रीजन दिया जाता है। इसके बाद में अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो HPO4 -2, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइफॉस्फेट आयन, बाइफॉस्फेट आयन, ठीक है। आयन वर्ड लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी बेटा, इट इज अंडरस्टूड कि वो आयन ही है। लिखना चाहो तो सब में लिख लो, मत लिखना तो लिखो ही मत किसी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं S-2 की, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड आयन बोलते हैं। अगर इसमें एक HS ऐड कर दो तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बाइसल्फाइड, क्या बन जाएगा, बाइसल्फाइड, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द केमिकल नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के केमिकल नाम लिखने हैं और इनके आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, फिर इससे थोड़ा हम लोग और लेवल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इन सब कंपाउंड्स के नाम प्रिडिक्ट करो बच्चों, सोचो इन कंपाउंड्स के नाम, ठीक है। सबसे पहला वाला, इसका नाम हो जाएगा Ba स्टैंड्स फॉर बेरियम
और P यहाँ पे जो है बेटा फॉस्फाइड के फॉर्म में। सर आपको कैसे समझा? जिनको थोड़ा भी अगर डाउट है तो वो लोग इस तरीके से करेंगे, Ba3 P2 दिया ना, तो आप क्या करोगे, Ba लिखोगे और P लिखोगे। ये जो नंबर होता है Ba का वो P के नीचे लिख दो, P का नंबर इसके ऊपर लिख दो। तो मुझे था इसका मतलब Ba+2 है और P -3 है, और Ba+2 मतलब ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है तो बेरियम हो जाएगा, और P के ऊपर -3 तो मैंने लिखवाया था फॉस्फाइड हो जाएगा। ऐसे अगर आप मैग्नीशियम का करोगे और नाइट्रोजन का करोगे तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो जब हम लोग ब्लॉक्स पढ़ेंगे बेटा तो वो सब कंपाउंड्स हमको वहाँ पे चाहिए होंगे, और वहाँ पे अगर आप लोगों को नाम ही नहीं पता तो फिर लेक्चर्स में इतना मजा नहीं आएगा। तो फिर इनऑर्गेनिक में NOCB पढ़ के मतलब नहीं है। CN को बेटा साइनाइड बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला, ये बेटा सल्फेट नहीं है, SO3 है। SO3 को क्या बोलते हैं, SO3 2- को क्या बोलते हैं, सल्फाइड। तो एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है। इसमें डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट वो सब नहीं लिखा जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा नाम लिखा जाता है, बिकॉज वैलेंसी से सेटिस्फाई होना ही होना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। 4 क्लोरीन है ना, सल्फर टेट्राफ्लोराइड इसका नाम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका बेसिकली अगर अपन डाइवर्जन करें बेटा, ब्रेकिंग करें, तो ये इस तरीके का होगा, Fe+2 होता है और H2 2- होता है। ये बेटा याद रखना है आपको, P ब्लॉक में भी आएगा, इवन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी आएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। Fe2+ है तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, फेरस, और H2 2- को मैंने नाम बताया था डाइसल्फाइड, याद है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस डाइसल्फाइड। इसमें Fe का बेटा कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो बेटा +2 है, कितना है, +2। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बता क्या होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, और सोडियम का बेटा Na होता है। तो इसका +1 और इसका -1 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, NaHCO3, खत्म, बेकिंग सोडा। उसके बाद में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मैग्नीशियम होगा और बाइकार्बोनेट का HCO3। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और इसका 1, तो बेटा ये क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, Mg तो 1 ही होगा बट इन सबका 2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में फिर 2 ट्वाइस लिखा जाता है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, MgHCO3 ट्वाइस, इस तरीके से है ना, MgHCO3 ट्वाइस। आई थिंक ये कलर वाला चौक थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो विल यूज ओनली ग्रीन एंड व्हाइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंपाउंड पोटेशियम फॉस्फेट। फॉस्फेट का बेटा क्या होता है, PO4 3- और पोटेशियम का खाली 1 है, फॉस्फेट का कितना है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट इज गोइंग टू बी K3PO4, ठीक है ना। जनरली जब ये लेक्चर सिखाया जाता है तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं सर ये क्यों सिखाते हैं, ये तो बच्चों को आना चाहिए। बट एक लेक्चर देने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चों के कंसेप्ट ही क्लियर होने वाले हैं, उनको बच्चों को पता ही नहीं है बेटा। वाई भी एक्सपेक्ट कि बच्चों को सब आता है, एक बार एक लेक्चर एक्स्ट्रा चला जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक चीज उनको समझ में जरूर आएगी बेटा ये, ठीक है। क्या मालूम वो MCQ की वजह से या एक कंपाउंड के नाम की वजह से उनका एक MCQ गलत हो जाए, तो फिर अपने को बेटा पाप लगेगा ना, इस वजह से। इसके ऊपर -3 का चार्ज है, इन दोनों का मिला के भी कितना हो गया, +3 का चार्ज हो गया। तो बेटा मैग्नीशियम के ऊपर +2, अमोनियम के ऊपर +1 और इसके ऊपर -3, तो टोटल मिला के 0 हो रहा है। तो बेटा आपने को क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, MgNH4PO4, ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जो आपको P ब्लॉक में आएगा। आते हैं नेक्स्ट फेरिक। फेरिक मतलब Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, और सल्फेट का मतलब बेटा SO4 -2 होता है। तो क्रॉस करेंगे तो बेटा चार्ज थोड़ी लिखना होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2SO4 थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। क्यूप्रस, अस आया मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, और फॉस्फाइड मतलब P के ऊपर -3 होता है, यहीं पे हमने कहीं यूज किया था फॉस्फाइड, यहाँ P -3 होता है। तो क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Cu3P हो जाएगा, सॉरी Cu3P पे मतलब क्यूप्रस फॉस्फाइड। ऐसे क्यूप्रिक फॉस्फाइड का भी आप लिख सकते हो। मर्क्यूरस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग याद रखना बच्चों, इसका फॉर्मूला Hg+1 मत लिखना, Hg2+2 लिखना, ठीक है, Hg2+2, और क्लोराइड का बेटा Cl- हो जाएगा।
तो इसका फॉर्मूला जो होगा बेटा क्रॉस करके क्या होगा Hg2Cl2। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे सर कैंसिल मत करना गलती से भी, यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में कैंसिल मत करना। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला Hg कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Hg2Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। और जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इस कंपाउंड का नाम है बेटा कैलोमल। Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड को बेटा कैलोमल भी बोलते हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलोमल इलेक्ट्रोड। सो दिस इज द वे यू शुड कनेक्ट द चैप्टर। जब आप चैप्टर्स को कनेक्ट कर करके पढ़ोगे ना बच्चों, मैं अभी यहाँ पे देखो ये बोला था कि ये आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी आएगा, पी ब्लॉक में भी आएगा। H2SO4 को बनाने का मेथड है ये, H2SO4 जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोले जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बनाने के लिए बेटा इसको यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें आप जैसे जैसे कनेक्ट करके चलोगे ना बेटा, तो ये बेटा हम लोगों को चीजें और ज्यादा याद होती है। ठीक है, बेरियम अजाइड, अजाइड का मतलब N3 माइनस होता है, N3 के ऊपर माइनस, और बेरियम का क्या होता है बेटा +2 होता है। तो ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा BaN3 ट्वाइस BaN3 ट्वाइस। BaN3 6 मत N6 मत लिखना, ठीक है, BaN3 ट्वाइस लिखेंगे इसको। एनी डाउट? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मतलब OF2 होता है, OF2। सर तो O2F2 क्यों नहीं हो सकता? उसका नाम बेटा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होता है। ठीक है, अगर चाहिए तो वो भी लिख लेते हैं, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा O2F2। ये दो ही कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन जो है +2 में है और इसमें ऑक्सीजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, और बट अभी सबके नाम आपको लिखना आसान लगेगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको एक एसिड और अस एसिड कब आता है और उसका क्या ट्रिक्स है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसका फोटो ले लो। Okay students, so let's start with the next part. This part is very important, but before this let us complete this very small part. CO को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बच्चों टाइम टाइम पे आप लोग रिवाइज करते रहना, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले वाला जो फर्स्ट वाला है N2O, इसमें बेटा आप लोग वीडियो पॉज करके सबसे पहले इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसमें ये बेटा +1 है, ठीक है, आप लोग खुद से पहले वीडियो पॉज करके निकालो। ठीक है, आई होप सबको यही आया होगा, +1 से लगा के +5 तक, राइट ना स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इसका नाम, तो इसका नाम है, याद रखना, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस ऑक्साइड, एसिड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्यों? ऑक्सीजन है ना, एसिड तो बेटा HNO हो जाएगा। ये जो है इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम जो हो जाएगा डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, इसका बेटा ये जो है ओल्ड नेमिंग है, ओल्ड नेमिंग है ये सब। न्यू नेमिंग जो है वो क्या है, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसमें नाइट्रोजन, सब में नाइट्रोजन, रोमन नंबर 1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। बट अगेन आई टेल यू, आज भी ये ओल्ड वाला ही चल रहा है, इसमें बेटा कोई न्यू नेमिंग बहुत ही रेयरली बेटा, कोई पेपर सेटर बेटा अगर नए जमाने का मिला तो ही मिलेगा आपको ये नेमिंग, वरना तो डेफिनेटली अभी भी यही चल रहा है और यही चलते आ रहा है अभी भी। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। ये आपका स्टॉक नोटेशन के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यार, जो मैं ग्रीन चौक से लिख रहा हूँ या फिर जो अभी लिख रहा हूँ, वो आपको लग रहा है यार काश ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता ना, मस्त है ना, बहुत इजी है बेटा। जो नाइट्रस नाइट्रिक में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम में। तो नाइट्रोजन, इसमें रोमन नंबर 4 ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन रोमन नंबर 5 ऑक्साइड। ठीक है ना, ये हम लोग ने बेटा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड में भी पढ़ा था। इसके बेटा दो नाम है इस सबके।
फर्स्ट वाला जो है वो ओल्ड नेमिंग के हिसाब से है और सेकेंड वाला जो है वो न्यू नेमिंग के हिसाब से। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स ना। ऑक्सी एसिड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वाले कंपाउंड जिसके अंदर AOH बॉन्ड हो, ये वाला अगर बॉन्ड है किसी में, ठीक है ना, तो उसको ऑक्सी एसिड बोलेंगे। जिसमें बेटा ए क्या है? नॉन मेटल है। ए क्या है? नॉन मेटल है। तो अगर ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे H2SO4 की बात करें तो ये बेटा H2SO4 का स्ट्रक्चर है, तो मुझे था ये ए है हमारे लिए, नॉन मेटल है ना, और इसमें देखो ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये साइड से भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऑक्सी एसिड है। तो व्हाट आर ऑक्सी एसिड बच्चों? ऑक्सी एसिड्स आर द मॉलिक्यूल हैविंग AOH बॉन्ड इन विच A स्टैंड्स फॉर नॉन मेटल। जनरली इनके नाम के एंड में बेटा अस या फिर एक आता है। यही तो बेटा सबसे बड़ा मिस्ट्री है कि कब अस आता है कब एक आता है, जो कि स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता है कि रूल्स क्या है। तो रूल्स अगर एक बार समझ लोगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ग्रुप नंबर 13 की बात करें, ग्रुप नंबर 13 की, तो बी जो है, ठीक है, इसमें बी की बात होगी। 14 में कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, 15 में, 16 में सल्फर की, और 17 में बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात होगी। तो अगर हमको एक एसिड चाहिए बेटा, क्या चाहिए? एक एसिड, एक एसिड, ध्यान से सुनना एक एसिड चाहिए, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए बोरॉन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास में H3BO3 है, बराबर है, तो बेटा H3BO3 की बात करें तो यहाँ पे बेटा OH B OH OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोरॉन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। तो इसलिए नाम में देखो एक आ गया, इसका नाम क्या जाएगा? बोरिक एसिड। इसमें अस एसिड होता ही नहीं है, बोरस एसिड होता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन की और सिलिकॉन की बेटा, तो इसमें +4 होता है, +4 होगा, इसमें कोई इसमें होता नहीं है। तो इसमें मुझे था +4 वाला अगर होगा, जैसे कि H2CO3, कार्बन बेटा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4 में। यहाँ पे बोरॉन किस में है? +3 में है। तो H2CO3 का बेटा क्या फॉर्म, नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो याद रखना बेटा, इसमें +4 वाले को क्या बोलेंगे? एक एसिड, और इसमें ये वाला पार्ट होता ही नहीं है ना। इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, देन इट इज H4SiO4, H4SiO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सिलिसिक एसिड। इसमें सिलिकॉन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में है। तीसरा, अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस की, तो जो +5 होगा वो बेटा क्या बोला जाता है? इसको अस एसिड बोला जाता है। कि कैसे बोलते हैं? +5 वाले को एक एसिड बोलेंगे, और अगर लेस देन +5 है, लेस देन +5 है, तो उसको क्या बोलेंगे? अस एसिड। इस सब में बेटा लेस देन +5 वाला को क्या बोलेंगे? अस एसिड, लेस देन +5। नाउ अगर मैं बात करूं सल्फर की तो सल्फर के अंदर जनरली हम लोग को बेटा +5 एंड +6, क्योंकि लेस देन +5 वाले को तो क्या बोलेंगे हम लोग? अस एसिड बोलेंगे। इसमें बेटा यही कॉमन ज्यादा होता है, कॉमन है ये, +5 वाला जनरली मिलेगा नहीं आपको, और इसमें बेटा +5 एंड +7 दोनों के दोनों कॉमन है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको दोनों के एग्जांपल डिस्कस करवाऊं तो देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का बेटा +5 और लेस देन +5, तो मेरे पास में तीन कंपाउंड है, H3PO3, H3PO4, ठीक है ना। इसका भी एक, फास्फोरस का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, नाइट्रोजन का भी एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। HNO2, HNO3, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है बेटा? फास्फोरस एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा फास्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है, जबकि यहाँ पे +5 में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का नाइट्रस एसिड, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो +3 में है, यहाँ पे +5 में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ वाले की बात करें, सल्फर की, तो सल्फर के तो बेटा दो कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़े थे, एक तो H2SO3 था और एक H2SO4 था, है ना। इसका नाम क्या है?
सल्फ्यूरस एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर +4 में है। +4 मतलब लेस देन +5 हुआ कि नहीं हुआ? लेस देन +5 हुआ। +5 वाला तो इसमें है ही नहीं बेटा, तो इसका नाम क्या जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ बेटा, क्लोरीन का ले लेता, सेम फॉर आयोडीन एंड ब्रोमीन भी होगा। तो अगर मैं +5 वाला ले लेता हूँ HClO3, ठीक है ना, HClO3, और एक ले लेते हैं HClO2, HClO3 एंड HClO2। HClO3 में बेटा ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है, और यहाँ पे ये +5 में है। ठीक है ना, तो आप मुझे बता बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब कंपाउंड्स के नाम आपको याद रखने हैं, बिकॉज अभी जो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे समझाने वाला हूँ, कब वर्ड हाइपो आता है, कब मेटा आता है, पायरो वर्ड कब आता है, इन सब के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल जो है, लिसन टू मी केयरफुली, यहां से लगा के अभी मैं जितना भी आगे सिखाने वाला हूँ, भले वो 20 मिनट का लेक्चर हो, 25 मिनट का लेक्चर हो, ये सेम A to Z, सेम वापस सेम एग्जैक्ट आपको पी ब्लॉक में वापस इसी तरीके से सिखाऊंगा। ना स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, मैं जो ये वीडियो लेक्चर्स के बारे में कुछ बोलूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने एनओसीबी के जो लेक्चर्स बनाए हैं ये पी ब्लॉक के बाद बनाए, मतलब मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया है पी ब्लॉक मेरा पूरा रिकॉर्ड करके हो चुका है, उसके बाद मैंने ये एनओसीबी का लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो जब मैंने पी ब्लॉक का रिकॉर्ड किया था, तब मैं बार बार लेक्चर में बोल रहा था कि ये सब आपने एनओसीबी में पढ़ा है, ये सब आपने एनओसीबी में पढ़ा है। तो बाकी सब चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। यहाँ पे जो पार्ट मैं यहाँ से कराने वाला हूँ, वो सेम आपको पी ब्लॉक में वापस उतना ही डिटेल में सिखाया है। तो मैंने भले वहां पे लेक्चर में क्यों ना बोला हो कि ये मैंने एनओसीबी में सिखाया है, ये एनओसीबी में सिखाया है, पर फिर भी मैंने हर लेक्चर में मैंने चीजें वापस वहां पे अच्छे से ही उतने ही टाइम ले लेके सिखाई है। तो वहां पे आपका एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा। आपको ये नहीं समझना है कि पी ब्लॉक का ये वाला पार्ट तो एनओसीबी में हो गया, नहीं, मैंने फिर भी वहां पे एक बार अच्छे से समझाया। ठीक है, तो अगर आपको सेम रेप्लिका लगे कोई पार्ट, तो डेफिनेटली आप उसको स्किप करके नोट्स ना लिखे, आप खाली उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताना, आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरपी ट्रिक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इससे अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर मेरे पास में कोई अस एसिड है बच्चों, क्या है? अस एसिड, और उसमें से मैं अगर एक ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूँ, एक ऑक्सीजन अगर मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो उसके नाम के आगे हाइपो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते ये हाइपो का मीनिंग क्या है, मेटा का मीनिंग क्या है, ऑर्थ्रो का मीनिंग क्या है। ये मेटा और ऑर्थ्रो जो होता है वो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, वो अलग होता है बेंजीन के ऊपर, यहाँ पे इनऑर्गेनिक में इसका मीनिंग अलग है, तो इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। एक एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हो, ठीक है ना, एक एसिड में आप एक ऑक्सीजन क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो नाम में बच्चों वर्ड आ जाएगा पर। नाम में क्या वर्ड आ जाएगा? पर वर्ड आ जाएगा, पर। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं और अच्छे से, तो आप लोग एकदम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, ये वाला लास्ट वाला। ये देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं और इस कंपाउंड की बात करूं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। ठीक है, और इसका नाम है बच्चों क्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर मैं अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल लूं, तो अगर इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लूं, तो ये बेटा कंपाउंड बन जाएगा HClO बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। एकदम से, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये एक एसिड है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा HClO4। इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग फादर ऑफ ऑल एसिड भी बोलते हैं। तो वर्ड आगे पर क्यों लग गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पर की जगह पे बहुत बार हम लोग पेरोक्सी वर्ड भी लिखते हैं, अगर पेरोक्साइड लिंकेज बन जाता है तो। नेक्स्ट आता है मेटा एंड ऑर्थ्रो एसिड। ठीक है, मेटा और ऑर्थ्रो एसिड वो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास में कोई एक एसिड है, क्या है बच्चों? एक एसिड,
एक एसिड के एक मॉलिक्यूल को ही लेंगे। कितने मॉलिक्यूल को? एक मॉलिक्यूल को। एक मॉलिक्यूल को लेने के बाद उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे। कितना वाटर मॉलिक्यूल? एक ही वाटर मॉलिक्यूल। एक ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे और बाद में जो वर्ड या फिर जो एसिड बचता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मेटा एसिड। उसको क्या बोलते हैं? मेटा एसिड। ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल इमेजिन करो मेरे पास में H3BO3 है। जरा देखो सेकंड हाफ दो, वहां पे देखो इसका नाम क्या है? बोरिक एसिड है। क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड है। इसमें से बेटा इसका एक मोल ही लिया हमने, एक मोल लेके इसमें से एक वाटर निकाल दिया, तो कहने से बेटा ये क्या बच जाएगा? HBO2 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या ये अभी भी एसिड है? हाँ ये देखो एसिड है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे? मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड, बराबर है। अभी यहां पे क्या वाटर निकालने के बाद भी ये एसिड है? हाँ। क्या बोला मैंने? वापस सुनो। क्या वाटर निकालने के बाद भी ये एसिड है? यस, क्योंकि इसमें अभी भी एक H है। तो इस वाले बोरिक एसिड को हम लोग बेटा नाम में ऐड कर देंगे ऑर्थ्रो वर्ड। तो इसको बोरिक एसिड की जगह आप ऑर्थ्रोबोरिक एसिड भी बोल सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है कि एक एसिड में से वाटर निकालने के बाद भी वो क्या बनना चाहिए? एसिड बनना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, H2SO4 है, इसका नाम क्या बच्चों? सर इसका नाम तो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो अगर मैं इसमें से एक वाटर निकाल दूं तो बेटा ये तो SO3 बन जाएगा अभी। तो क्या ये मेटा एसिड है? दिस इज नॉट मेटा एसिड, क्योंकि ये बेटा एसिड ही नहीं है। दिस इज नॉट मेटा एसिड। क्या ये मेटा एसिड है? नहीं। तो क्या मैं इसमें वर्ड ऑर्थ्रो लगा सकता हूं क्या? नहीं। तो इसमें ऑर्थ्रो वर्ड नहीं आएगा। तो ऑर्थ्रो वर्ड नहीं आएगा। उसके लिए बेटा यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर कैसे होगा? अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। H3PO4 इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। इसमें से एक वाटर निकालो बच्चों। एक वाटर निकालने के बाद क्या बन जाएगा? ये HPO3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? HPO3 बन जाएगा। तो अगर ये HPO3 बन गया तो मुझे एक बात बता, इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या इसमें अभी भी H है? हाँ। तो इसका नाम हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इस वाले को बेटा सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे कि ऑर्थ्रोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थ्रोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। I'll give you one more example। क्या ये कंपाउंड HNO3, इसमें से तो वाटर ही नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। क्या मैं HCl है, HBr है या नाइट्रिक एसिड, एक वाले एसिड ही लेते हैं, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी तो क्लोरिक एसिड ही है। HNO3 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। HNO3 की बात कर लेते हैं। H2SO4 हो गया, HClO3 हो गया, ये सब बेटा HClO4 हो गया। क्या इनमें से बेटा क्या ये कोई भी ऑर्थ्रो एसिड है? नहीं। सो नो ऑर्थ्रो एसिड। तो इसमें से कोई भी ऑर्थ्रो एसिड हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑर्थ्रो एसिड होने के लिए बेटा वाटर एलिमिनेट करने के बाद भी क्या होना चाहिए? उसमें H होना चाहिए। तो उसी को बेटा हम लोग ऑर्थ्रो वर्ड बोलेंगे। तो आई थिंक द वर्ड हाइपो इज वेरी मच क्लियर नाउ। द वर्ड पोर इज वेरी मच क्लियर। मेटा वर्ड कब आएगा, ऑर्थ्रो वर्ड कब आएगा, वो सब मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखा दिया। ठीक है। अभी एक वर्ड आता है बच्चों पायरो, ठीक है ना। उसका मीनिंग क्या आता है वो डिस्कस करते हैं। तो ये वाला फोटो तो आपने ले लिया था, मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। पायरो का मतलब क्या होता है? तो सुनो, पायरो बेटा मतलब होता है केमिस्ट्री में हीट। पायरोलाइसिस सुना होगा ऑर्गेनिक में। पायरो का मतलब होता है बच्चों हीट होता है। तो पायरो का मतलब होता है हीट, मतलब वाटर एलिमिनेट करेंगे। तो अगर हमारे पास में कोई भी अस एसिड है बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास में कोई भी अस एसिड है और एक एसिड है कोई भी, उसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। सो पायरो का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। पायरो एसिड, ठीक है। अगर हमारे पास में वर्ड में पायरो कब आएगा, एसिड के वर्ड में पायरो कब आएगा? अगर हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं, सो वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर अस और इक। इफ यू हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अस और इक एसिड, उसमें से बेटा अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लूं, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल लूं? एक।
एक वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं निकाल लूं, इफ यू रिमूव -1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो बेटा वहां पे जो बाद में एसिड बचेगा उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, पायरो वर्ड ऐड हो जाएगा, उसको बोलेंगे पायरो एसिड। सर जैसे एग्जांपल दो, इमेजिन करो बेटा, एग्जांपल के तौर पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा अस एसिड है कि एक एसिड है, एक एसिड है, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिया मैंने H2SO4, इसके अंदर से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे तो बेटा टोटल 4 हाइड्रोजन थे, 2 चले गए, तो बचेगा क्या, H2, सल्फर तो बेटा रिमूव ही नहीं किया तो H2 बचेगा, और ऑक्सीजन 8 थे, एक गया O7, H2O7 बेटा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पायरो। क्यों वर्ड पायरो क्यों है पता चला, बिकॉज दो एसिड में से एक वाटर निकाला, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे बेटा मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। यस, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H2SO3 का। H2SO3 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसके अगर मैं 2 मोल्स लेता हूँ, 2 मोल्स लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वाटर एलिमिनेट करता हूँ तो ये बेटा बन जाएगा H2S2O5, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट, इफ यू टेक H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसके 2 मोल्स लिए, H3PO4 के 2 मोल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये H6 था तो 4 बच जाएगा, P तो 2 ही होंगे बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं, 8 है, उसमें से एक गया तो 7 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये आपको 2-3 बार अच्छे से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब आपको और अच्छे से याद हो जाएगी, चीजें एक एक समझ में भी आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पायरो वर्ड का मीनिंग। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पी ब्लॉक के अंदर मैंने इसको भी आगे और डिटेल में बताया हुआ है, बट वहां पे बेटा चैप्टर की नीड के हिसाब से था, यहाँ पे बेटा हम लोगों को सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग समझना था कि मेटा वर्ड कब आएगा, ऑर्थ्रो वर्ड कब आएगा, ठीक है, हाइपो वर्ड कब आता है, पर वर्ड कब आता है, वो सब बेटा आपको समझना था। तो मैंने आपको यहाँ पे ये सब वर्ड्स का मीनिंग समझा दिया, कब मेटा, कब हाइपो, कब पर और कब ऑर्थ्रो वर्ड आता है, ये सब आपको बहुत डिटेल में सिखाया। कब एक एसिड आएगा, कब अस एसिड आएगा, ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया। तो जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक में चैप्टर की नीड के हिसाब से, ठीक है, एनओसीबी में उसकी नीड नहीं है, एनओसीबी में खाली मीनिंग समझना था, चैप्टर के नीड के हिसाब से इसको और थोड़ा डिटेल में और आगे लेके जाया जाता है, तो वो वहां पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आपको आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतना ही समझना था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 41 में अभी हमारे 2 टॉपिक्स बचते हैं। एक तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा करेगा, वो हमको टॉपिक डिस्कस करना है, और एक टॉपिक हमारा बच जाता है हाइड्रोलिसिस का। तो अभी हमारे सिर्फ 2 ही लेक्चर बचे हैं, 2 लेक्चर्स में हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो फिर अपना ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के एंड में आपको कोई पीडीएफ नहीं दिया गया है, बिकॉज ये वाला पार्ट आपको पी ब्लॉक में भी कवर होता है, ये ऐसा पार्ट नहीं है जो सिर्फ एनओसीबी में आता है, एंड इसको पी ब्लॉक में और ज्यादा डिटेल में हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है टॉपिक के नीड के हिसाब से। So we'll meet in the next lecture with 2 topics remaining. One is existence and non-existence in very much detail, जिसके ऊपर लास्ट टाइम नीट में भी क्वेश्चन आया था, और दूसरा जो होता है 2020 में, और दूसरा जो है बेटा वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So we'll meet in the next lecture. Till then, thank you students, take care.